मैं हिंसा का विरोध करता हूं क्योंकि उससे पाया हुआ समाधान बहुत कम वक्त के लिए होता है और उससे पैदा हुई नफरत हमेशा के लिए। दुर्बल लोग कभी क्षमा नहीं कर सकते। क्षमा करना तो बलवानों का गुण है। अपने आप को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है अपने आप को दूसरों की सेवा में खो देना। अपने उद्देश्य में दृढ़ विश्वास रखने वाला एक सूक्ष्म शरीर इतिहास के रुख को बदल सकता है। मैं मरने को तैयार हूं, पर ऐसी कोई वजह नहीं जिसके लिए मैं मारने को तैयार हूं। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है। वो जो सोचता है वही बन जाता है। खुशी तब मिलेगी जब जो आप सोचते हो, जो आप कहते हो और जो आप करते हो वो एक है। आप मानवता में विश्वास मत खोइए। मानवता सागर की तरह है। अगर सागर की कुछ बूंदें गंदी हैं तो सागर गंदा। देखिए, कोरोना हम पर दो तरह के हमले करता है। पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक। मानसिक हमला हमें संदेह पैदा करता है, मन में कहीं एक शक पैदा करता है, यहां तक कि हम उस इंसान से भी डरने लगते हैं जो अस्पताल से ठीक होकर घर आया है। वो इंसान जिसे डॉक्टरों ने ताली बजा करके घर भेजा है। देखा होगा आपने टीवी पर कि अस्पताल से ठीक होकर वापस आने पर घर और समाज के लोग उन पर फूलों की वर्षा करते हैं। शारीरिक लड़ाई के लिए तो दुनिया भर के जानकार कोशिश कर रहे हैं, पर मानसिक लड़ाई हमें ही जीतनी पड़ेगी। यदि हम हार गए तो कोरोना जीत जाएगा, और ये हम कभी होने नहीं देंगे। अपनों को अपनाएंगे, सही सलामत कर लाएंगे। मैं डॉक्टर अरुण कुमार। आज का चर्चा का विषय है सुशांत की मौत से अशांत बॉलीवुड आखिर किस रास्ते पर चल पड़ा। असमय दुखद मृत्यु को प्राप्त हुए बॉलीवुड के सितारे सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के धैर्य और संयम की सराहना की जानी चाहिए कि उन्होंने तमाम विवादों और दबावों के बावजूद, अपने सबसे प्रिय बेटे को खो देने के बावजूद अपना संयम और धैर्य नहीं खोया। सुशांत की 13वीं के बाद परिवार ने अपना मौन तोड़ते हुए उन सबका आभार व्यक्त किया जो दुख की इस घड़ी में उनके साथ रहे। साथ यह जानकारी भी दी कि सुशांत के नाम से एक फाउंडेशन का गठन करेंगे जो बॉलीवुड के नवोदित कलाकारों को प्रोत्साहित करने का काम करेगा। साथ ही पटना में सुशांत की याद में एक संग्रहालय बनाने की भी घोषणा की गई। लेकिन परिवार ने सुशांत की मौत को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की और ना ही इस हादसे के बाद फिल्मी दुनिया और सोशल मीडिया में जारी आरोप प्रत्यारोप की 20 बमन की राजनीति पर कोई टिप्पणी की। सुशांत का दुखद मौत के बाद फिल्मी दुनिया में एक दूसरे की टांग खींचने का जो दौर शुरू हुआ, उसने चमक दमक वाली इस रुपहले पर्दे की इस दुनिया को बेपर्दा करके रख दिया है। जिस तरह से एक दूसरे का कीचड़ उछाला जा रहा है और सुशांत की मौत की आड़ में नए पुराने हिसाब चुकाए जा रहे हैं, यहां तक कि सुशांत के पिता के नाम से फर्जी ट्विटर अकाउंट बनाकर उनसे ट्वीट करके सुशांत की मौत की सीबीआई जांच की मांग की गई, जिसे बाद में सुशांत के परिवार ने गलत बताते हुए उस अकाउंट को फर्जी बताया। इससे भी आगे बढ़कर बॉलीवुड के ही एक गुट के द्वारा कई नामी गिरामी फिल्म निर्माताओं, निर्देशकों और सितारों की फिल्मों के बहिष्कार की अपील भी की जा रही है। इससे एक बात तो साफ है कि बॉलीवुड जो कभी अपनी एकजुटता और परिवार जैसी भावना के लिए जाना जाता था, अब तार तार होकर बिखर चुका है और उसके भीतर की गंदगी बेपर्दा होकर बाहर आ गई है। सुशांत सिंह की मौत की छानबीन मुंबई पुलिस कर रही है और प्रथम दृष्टया इसे आत्महत्या का ही मामला माना जा रहा है। इस मौत की वजह और अगर कोई जिम्मेदार है तो उस तक पहुंचाना पुलिस का काम है और यह काम मुंबई पुलिस बखूबी से कर रही है। मामले से जुड़े कई नामी गिरामी लोगों से पूछताछ की जा रही है। सोशल मीडिया पर बॉलीवुड में नेपोटिज्म, जिसे हिंदी में भाई भतीजावाद या परिवारवाद कहा जाता है, का आरोप बड़ी प्रमुखता से लगाया जा रहा है। आरोप है कि बॉलीवुड के कुछ लोगों का एक ऐसा संगठित गुट सक्रिय है जिससे कुछ प्रमुख फिल्मी घराने और निर्माता निर्देशक शामिल हैं
और जो नवोदित कलाकारों को मौका ना देते हैं और ना मिलने देते हैं। सभी अच्छी फिल्में उन कलाकारों के लिए होती है जिनके बाप दादे फिल्मी दुनिया में मजबूती से जमे हुए हैं। आरोप है कि भाई भतीजावाद के साथ साथ गुटबाजी इस कदर हावी है कि जो भी अभिनेता अभिनेत्री, संगीतकार, गीतकार, लेखक इस गुट की मनमानी शर्तों को मानने से इंकार करता है, उससे पूरे फिल्म उद्योग में अलग थलग कर दिया जाता है। इसका नतीजा होता है कई नवोदित प्रतिभाशाली कलाकारों की प्रतिभा कुंठित हो जाती है और इसमें भी कुछ आत्महत्या जैसे कदम भी उठा लेते हैं। आरोप लगाने वाला का कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत इस ताकतवर गुट की मनमानी और दबाव के शिकार होकर मौत के मुंह में चले गए। आरोप लगाने वाले कुछ तो सीधे सीधे सुशांत की मौत की हत्या बताते हैं और जबकि कुछ का कहना है कि अगर उन्होंने आत्महत्या की है तो इस गुट की दादागिरी इसके लिए जिम्मेदार है। सोशल मीडिया पर छिड़ी जंग में बॉलीवुड के कई कलाकार भी कूद पड़े हैं और उनके निशाने पर बॉलीवुड की वो सफल हस्तियां हैं जिन्होंने पिछले 2 से 3 दशकों में अपना अलग मुकाम बनाया है। सुशांत की मौत की आड़ में आरोप लगाने वालों के निशाने पर सलमान खान, शाहरुख खान, निर्माता निर्देशक करण जौहर, आदित्य चोपड़ा, संजय लीला भंसाली, एकता कपूर जैसी फिल्मी दिग्गजें शामिल है। हालांकि निशाने पर आए दिग्गज फिल्मकारों ने सुशांत की दुखद मौत पर शोक प्रकट करने के बाद आरोपों पर अपनी चुप्पी बरकरार रखी है, लेकिन निष्पक्षता के साथ उन आरोपों का विश्लेषण जरूर किया जाना चाहिए जो इन दिनों बॉलीवुड में एक दूसरे पे लगाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी शिकायत है नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाज की। इसमें कोई शक नहीं कि फिल्मी दुनिया से शुरू से ही कुछ खानदानों का वर्चस्व रहा है और फिल्मों की चमक दमक वाली दुनिया में उन खानदानों के वारिसों के लिए प्रवेश बेहद आसान रहा है और इसका फायदा भी तमाम उन कलाकारों को मिला जिनके पिता या परिवार के दूसरे लोग पहले से ही फिल्मों में काम कर रहे थे। लेकिन क्या यह सिर्फ बॉलीवुड तक ही सीमित है? कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां परिवारवाद नहीं है? जाने माने फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा कहते हैं कि राजनीति, उद्योग, वकालत, चिकित्सा, शिक्षा, मीडिया, व्यापार, खेल क्षेत्र में पिता की विरासत उसके बेटे या बेटी द्वारा संभालने और आगे बढ़ाने की प्रवृत्ति है। हर सफल व्यक्ति अपनी पूंजी और विरासत अपने वारिस को ही देता है। अब यह उसकी योग्यता और क्षमता पर निर्भर करता है कि इस विरासत को किस हद तक आगे ले जा पाता है या फिर असफल होकर डुबा देता है। फिल्मों में ही 50 और 60 के दशक में जिन खानदानों और दिग्गजों का बोलबाला था, क्या उन सबके वारिस मौका मिलने के बावजूद अपने सफल मुकाम बना सके? कुछ ने बनाया भी और कुछ मौका मिलने के बावजूद गुमनामी में खो गए। एक जमाने में फिल्मों सबसे प्रभावशाली कपूर खानदान में पृथ्वीराज कपूर और उनके 3 बेटों राज कपूर, शम्मी कपूर और शशि कपूर के बाद राज कपूर के 3 बेटों रणधीर, ऋषि और राजीव कपूर फिल्मों में आए, लेकिन कामयाबी सिर्फ ऋषि कपूर को मिली। रणधीर थोड़ा बहुत चले फिर घर बैठ गए। राजीव तो राम तेरी गंगा मैली की कामयाबी के बावजूद अपनी कोई जगह नहीं बना पाए, जबकि शशि के बेटे कुणाल कपूर को विजेता फिल्म में लॉन्च किया गया, लेकिन वह कहां है इसके जानने के लिए गूगल खंगालना पड़ेगा। एक जमाने में स्टार राजेंद्र कुमार के पुत्र गौरव और भारत कुमार मनोज के दोनों बेटे कुणाल गोस्वामी और विशाल गोस्वामी अब कहां हैं और क्या कर रहे हैं, जबकि कुमार गौरव की पहली फिल्म लव स्टोरी को उसके पिता राजेंद्र कुमार ने ही बनाई थी। जबरदस्त हिट रही थी, लेकिन कुमार गौरव उस सफलता को संभाल नहीं सके और तो और उस फिल्मों की नायिका विजेता पंडित को भी आगे कोई सफलता नहीं मिली। अपनी आवाज से दिलों पर दर्शकों तक राज करने वाले मोहम्मद रफी, किशोर कुमार और मुकेश के वारिस क्या वो मुकाम हासिल कर पाए जो इन तीनों ने किया था? जबकि नितिन मुकेश और अमित कुमार ने फिल्मों में अपने पिताओं की खाली हुई जगह को भरने की भरपूर कोशिश की। बहुत सारे उदाहरण हैं जहां खानदानों और दिग्गज कलाकारों, निर्माता, निर्देशकों, संगीतकारों और गीतकारों के वारिस मौका मिलने के बावजूद वो मुकाम नहीं बना पाए जो उनके बाप दादों ने बनाया था। जबकि कुछ ने तो सिर्फ अपने बाप दादा से मिली विरासत को सफलतापूर्वक संभाला, बल्कि उसमें नए आयाम भी जोड़े। जाने माने निर्माता, निर्देशक
यश जौहर के पुत्र करण जौहर, यश चोपड़ा के बेटे आदित्य चोपड़ा और जीपी-सीपी के बेटे रमेश सिप्पी ने इसका श्रेय दिया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने पिता से मिली विरासत को संभालने के साथ साथ उसे सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इसी तरह ताराचंद बड़ताजिया का पुत्र सूरज बड़ताजिया, बी.आर. चोपड़ा के बेटे रवि चोपड़ा और रामानंद सागर के पुत्र अनंत सागर ने भी कुछ अच्छी फिल्में दी। कलाकारों में संजय दत्त, अनिल कपूर, रणबीर कपूर, अभिषेक बच्चन, करीना कपूर, करिश्मा कपूर, काजोल, अजय देवगन, अक्षय खन्ना, सलमान खान, आमिर खान, सोनाक्षी सिन्हा, ऋतिक रोशन, वरुण धवन, सैफ अली खान, सन्नी देओल, बॉबी देओल, अर्जुन कपूर आदि को अपने फिल्मी परिवारों और परिवेश का फायदा जरूर मिला, लेकिन उन्होंने अपनी क्षमता और योग्यता से दर्शकों का जितना दिल जीत सकते थे जीता, और उसी हिसाब से उन्हें बॉलीवुड में अलग अलग मैदान पर रखा जा सकता है। उदाहरण के लिए मशहूर संवाद लेखक सलीम खान का बेटा होने का फायदा सलमान, सोहेल और अरबाज तीनों को मिला, लेकिन जो मुकाम सलमान ने बनाया वो दूसरे भाई नहीं बना सके। अभिषेक बच्चन को पिता अमिताभ से भरपूर सहायता मिली, लेकिन अभिषेक वह मुकाम नहीं हासिल कर सके जो खुद अमिताभ ने हासिल किया या उसके समकालीन शाहरुख, आमिर और सलमान ने बनाया। फिल्मी दुनिया में खानदानों के साथ साथ गुटबाजी और गुटों के वर्चस्व का भी आरोप जोरों पर है। कहा जा रहा है कि कुछ प्रतिभाशाली निर्माता, निर्देशक, कलाकारों और व्यवसायियों का एक ऐसा गुट है जो किसी और को पनपने नहीं देता। फिल्मों में पहले भी गुट रहे हैं और पुराने कलाकारों, समीक्षकों और फिल्म प्रेमियों से बात कीजिए तो वह बताएंगे कि किस तरह फिल्मी दुनिया अलग अलग गुटों में बटी थी और आज भी बटी है। लेकिन खानदानी दबदबे और गुटों की गुटबाजी के बावजूद जब भी कोई अनाम और अनजान पृष्ठभूमि वाला अपना शहर गांव छोड़कर मुंबई आया तो उस संघर्ष जरूर करने पड़े, लेकिन उसने संघर्ष का क्षमता, अभिनय और अपनी विद्या की योग्यता रही है कि उसे सफलता भी मिली है। दिलीप कुमार, राजकुमार, धर्मेंद्र, राजेंद्र कुमार, जितेंद्र, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, विनोद मेहरा, शत्रुघ्न सिन्हा, डैनी जैसे कितने नाम हैं जो बिना किसी फिल्मी पृष्ठभूमि के फिल्मों में आए और कामयाब हुए। नसरुद्दीन शाह, ओम पुरी, फारूक शेख, नाना पाटेकर, अमोल पालेकर, मिथुन चक्रवर्ती, गोविंदा, जैकी श्रॉफ, अमरीश पुरी, मदन पुरी, गुलशन गुरवर, अनुपम खेर, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, इरफान, इमरान हाशमी, अरशद वारसी, विक्की कौशल, आयुष्मान खुराना, अन्नू कपूर, मनोज वाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सोनू सूद जैसे कितने नाम गिनाए जाए जो अपनी मेहनत, योग्यता और संघर्ष से आगे बढ़े और बढ़ रहे हैं। खुद सुशांत सिंह राजपूत ने बॉलीवुड में अपना मुकाम अपनी मेहनत और योग्यता से बनाया था। इसी तरह अभिनेत्रियों के भी अनगिनत नाम हैं जो गैर फिल्मी परिवारों और परिवेश से बॉलीवुड में आई और फिल्मों में छा गई। पुराने जमाने की सुरैया, नाज, निम्मी, मीना कुमारी, नूतन, माला सिन्हा, वैजंती माला, आशा पारिक, वहीदा रहमान के बाद युग में स्मिता पाटिल, माधुरी दीक्षित, विद्या बालन, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, अनुष्का शर्मा, ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, नंदिता दास, भूमि पेडनेकर, कंगना रनावत, हुमा कुरैशी, यामी गौतम, कृति सायन, स्वरा भास्कर जैसे कई नाम गिनाए जा सकते हैं जो बिना किसी फिल्मी पारिवारिक पृष्ठभूमि के अपनी जगह बनाने में कामयाब रही। जहां पुराने निर्माता निर्देशक में बिमल राय, कमाल अमरोही, के आसिफ, महबूब, प्रकाश मेहरा, मनमोहन देसाई, सुभाष घई, यश चोपड़ा, यश जौहर, जीपी-सीपी, रिकेश मुखर्जी, श्याम बेनेगल, महेश भट्ट, गोविंद निहलानी, सागर सरहदी, राजकुमार संतोषी, शेखर कपूर जैसे नाम हैं जो आज के निर्देशकों में संजय लीला भंसाली, सुजीत कुमार, नीरज तिवारी जैसे, रामगोपाल वर्मा, अनुराग कश्यप, राजकुमार हिरानी, कबीर खान, अनुभव सिन्हा जैसे प्रयोगधर्मी नामों ने भारतीय महिला में फिल्मों में अपनी जगह बिना किसी फिल्मी प्रवेश के बनाई है। गायकों में मोहम्मद रफी, मुकेश और किशोर कुमार उन पहली पीढ़ी के सफलतम नाम हैं जो शिखर तक पहुंचे और दशकों तक छाए रहे।
लेकिन इनके बेटे उस ऊंचाई को नहीं छू सके, जबकि उदित नारायण, कुमार सानू, सुरेश वाडेकर, सोनू निगम, कैलाश खेर, शैलेंद्र सिंह जैसे नाम अपनी योग्यता और मधुर आवाज के जरिए लोगों को दिलों में जगह बना सके। इसी तरह गायिकाओं में दर्शकों तक मंगेशकर बहनों का राज रहा, लेकिन आगे चलकर अलका याग्निक, साधना सरगम, कविता कृष्णमूर्ति, ऋचा शर्मा, सुरक्षणा पंडित जैसे कई नामों ने अपना मुकाम बनाया। सवाल है, अगर बॉलीवुड में खानदानों और गुटों का माफिया है तो इतने सारे गैर फिल्मी परिवेश वाले कैसे आगे बढ़ते और बढ़ रहे हैं। महाभारत धारावाहिक में युधिष्ठिर की भूमिका निभाने वाले जाने माने कलाकार गजेंद्र चौहान का कहना है कि कोई भी किसी भी पृष्ठभूमि से आए, फिल्मी या गैर फिल्मी, उसे दर्शकों के सामने खुद को साबित करना होता है और आखिरी फैसला दर्शकों का ही होता है। टीवी धारावाहिक दर्शक जिसे पसंद करते हैं वो चलता है और जिसे पसंद करने और जिसे नहीं पसंद करते वो पीछे रह जाता है। इसलिए फिल्मी और टीवी धारावाहिक को दुनिया में धैर्य और आत्मविश्वासता की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि कई बार संघर्ष लंबा होता है, लेकिन अगर व्यक्ति में योग्यता है तो उसे सफलता जरूर मिलती है। जाने माने फिल्म अभिनेता मनोज बाजपेयी कहते हैं कि बॉलीवुड में भाई भतीजावाद का सवाल उठाने वालों का जवाब मैं खुद और मेरे जैसे कई कलाकार हैं। बॉलीवुड में जिन्हें दिग्गज या फिल्मी माफिया या गुटबाज करके निशाने पर लिया जा रहा है, अगर उनकी फिल्में और कितने नए कलाकार को उन्होंने मौका दिया और आगे बढ़ाया तो नाम लिए जाए तो खासी लंबी फेहरिस्त हो जाएगी और उनमें तमाम ऐसे भी नाम होंगे जो जब मुंबई आए तो गुमनाम थे, लेकिन आज वह बॉलीवुड उनके नाम से पहचाना जाता है। कुछ बड़े निर्माता निर्देशकों और कलाकारों की फिल्मों के बहिष्कार की अपील को लेकर शत्रुघ्न सिन्हा कहते हैं कि ऐसी बेतुकी अपील करने वाले यह भूल जाते हैं कि फिल्मों के साथ सिर्फ निर्माता निर्देशकों का और नामी कलाकारों का ही भविष्य नहीं जुड़ा होता, बल्कि एक फिल्म के निर्माण में सैकड़ों लोग जुड़े होते हैं, जिनमें अनेक सह कलाकार, सह निर्देशक, लाइटमैन, कैमरामैन, साउंड एक्सपर्ट, टेक्नीशियन, पटकथा लेखक, संवाद लेखक, गीतकार, गायक, डांस कोरियोग्राफर, एक्शन कोरियोग्राफर, स्टंटमैन और तमाम तरह के सहायक कर्मचारी, साथ ही वितरक और सिनेमा घरों के कर्मचारियों को रोजी रोटी भी जुड़ी होती है। सिन्हा कहते हैं कि फिल्म निर्माण के निर्माता बड़ी पूंजी लगाते हैं और सारा जोखिम भी उनका होता है, इसलिए वह किसे काम देंगे इस फैसला का अधिकार भी उनका ही है। कई बार उनका फैसला सही साबित होता है और कई बार गलत। शत्रुघ्न सिन्हा हो या गजेंद्र चौहान या कई और फिल्मी दिग्गज, सब यह मानते हैं परिवारवाद समाज के हर क्षेत्र में है, जहां पिता की विरासत उसके वारिस को ही मिलती है। राजनीति, उद्योग, व्यापार, वकालत, चिकित्सा, वित्त, न्यायपालिका, नौकरशाही, हर क्षेत्र में लंबे समय तक संतानों का झुकाव अपने पिता और खानदानी पेशों की ओर ही रहा है। उससे अलग कुछ करने वाले बिरले ही होते हैं। एक जमाने में नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस का वंशवादी नीति का आरोप लगाने वाले नेताओं ने मौका आने पर अपना उत्तराधिकार ही अपने पुत्र पुत्रियों को सौंपा है। अब यह उनकी क्षमता पर निर्भर रहा कि वह उसे कितना आगे बढ़ा पाए। नेहरू की पुत्री इंदिरा और उनके बेटे राजीव प्रधानमंत्री बने तो शिवसेना पर ठाकरे परिवार, अकाली दल पर बादल परिवार, समाजवादी पार्टी पर मुलायम परिवार, राष्ट्रीय जनता दल पर लालू परिवार, लोक जनशक्ति पार्टी पर पासवान परिवार, डीएमके पर करुणानिधि परिवार, एनसीपी पर शरद पवार परिवार, हरियाणा में देवीलाल परिवार, लोक दल में चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह, तेलुगु देशम पर एनटीआर के दामाद चंद्रबाबू नायडू, टीआरएस पर चंद्रशेखर राव और उसकी पुत्री ही काबिज है। भाजपा जहां भले ही केंद्रीय नेतृत्व में परिवारवाद ना हो, लेकिन कई बड़े नेताओं के बेटे बेटियों अपने पिता की राजनीतिक विरासत संभाल रहे हैं। इसलिए राजनीति में अब परिवारवाद का मुद्दा किसी को आकर्षित नहीं करता। इसी तरह देश के नामी ग्रामी वकीलों की वकालत, नामी ग्रामी डॉक्टरों की विरासत भी उनके बेटे बेटियों ही संभालते हैं। तमाम जजों के बेटे जज बनते हैं और आईएएस आईपीएस के बेटे बेटियां भी उनके पिताओं की राह पर चलते रहे हैं। यह सही है कि उनके लिए योग्यता की परीक्षा देनी पड़ती है, लेकिन उसका परिवार परिवेश उसी तरह उसके लिए साधारण परीक्षार्थियों की तुलना में ज्यादा सहायक होता है, जैसे किसी फिल्मी हस्ती के बेटे बेटी के लिए फिल्मों में आसानी से मौका मिलना। लेकिन आखिरकार चाहे कोई दूसरा क्षेत्र हो या फिल्मों का क्षेत्र, टिकता वही है जिसका क्षमता, धैर्य और योग्यता होती है।
जिसने जनता स्वीकार करती है, जनता की अपेक्षाओं में कसौटी पर हर छोटी बड़ी पारिवारिक पृष्ठभूमि वाले को खरा उतरना होता है, चाहे वह राजनीति हो या कला का क्षेत्र। आमतौर पर देखा गया है कि कई बार अपनी असफलता और कुंठाओं का ठिकरा फोड़ने के लिए किसी दूसरे का सिर खोजते हैं और इसके लिए अपने क्षेत्र के सफलतम व्यक्तियों पर निशाना लगाकर आरोप लगाना सबसे आसान होता है। बॉलीवुड में इन दिनों यही हो रहा है। अगर सोशल मीडिया पर नजर डाली जाए तो करण जौहर, संजय लीला भंसाली, आदित्य चोपड़ा, एकता कपूर जैसे सफल फिल्म निर्माता निर्देशकों और सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह की जैसे कामयाब सितारों पर निशाना लगाने वालों जो जोर शोर से शामिल हैं, उनमें एक दो अपवादों को छोड़कर ज्यादातर वही नाम है जो इन दिनों हाशिए पर हैं या बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाए हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की मोहरा बनाकर भाई भतीजावाद और कथित फिल्मी माफिया के खिलाफ चल रही यह कथित जंग किसी जायज है कि सुशांत से पहले इसी कोरोना काल में मुंबई में टीवी धारावाहिकों के 2 सितारों के काम की कमी और अवसाद से ग्रस्त होकर आत्महत्या की, लेकिन तब किसी के कान पर कोई जू नहीं रेंगी। शायद वो बड़ा नाम नहीं थे और उनकी मौत इतनी सुर्खियों भी नहीं बटोरती, इसलिए उन्हें अनदेखा कर दिया गया। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के कारणों की छानबीन पुलिस कर रही है और जांच के बाद जिस निष्कर्ष पर पहुंचेगी उस पर भी अदालत का फैसला आखिरी होगा। लेकिन इसलिए अपना हिसाब किताब चुकाने के इस खेल को अब बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि पर्दे उघाड़ने के इस सिलसिले में पूरे बॉलीवुड के बेपर्दा होने का खतरा है, जो कि ना भारतीय फिल्म उद्योग के लिए ठीक है और ना ही उस जनता के लिए जो बॉलीवुड के नायकों को अपने भगवान या देवता की तरह पूजते हैं। अगर 20 विमन की इस घटिया राजनीति में बॉलीवुड की वो मीनारें जिस पर निशाना साधे जा रहे हैं और जिन पर इस समय फिल्म उद्योग का बड़ा हिस्सा टिका हुआ है, अगर ढह गई तो निशाना साधने वालों को भी पैर टिकाने का ठौर नहीं मिलेगा, क्योंकि फिल्म निर्माण बड़ी पूंजी निवेश का खेल है और पूंजी वही आती है जहां सब कुछ सामान्य होता है। झगड़े झंझट में पूंजी निवेश थम जाता है और धीरे धीरे वो उद्योग मरने लगता है। मुंबई, कोलकाता, कानपुर, सूरत और अहमदाबाद जैसे पुराने औद्योगिक केंद्रों में श्रमिक आंदोलनों ने एक हद के बाद उन उद्योगों को भी बंद होने पर मजबूर कर दिया जिसमें हजारों लाखों मजदूरों की रोजी रोटी मिलती थी। नतीजा सामने है। इन शहरों पर पुरानी मिलें जिनकी इमारतें फुतही हो चुकी है, अपने हाल पर रो रही है। भारत ही नहीं, दुनिया के सबसे बड़े फिल्म उद्योग बॉलीवुड को तबाही के इस रास्ते पर लेकर नहीं जाना है, अन्यथा हमारा कलाकार के साथ साथ इंडस्ट्री भी इसका भुगतभोगी होगा। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। नमस्कार, मैं एक आधुनिक कविता पढ़ने जा रहा हूं। लॉकडाउन तुझको समझा टॉर्चर, निकला तू तो टीचर रे। घर में बंद हूं लेकिन मैं कुछ पहले से आजाद हूं। नजरें कैद हैं 4 दीवारी पर नए नजरिए से आबाद हूं। कुछ मिक्स इमोशन वाली लगती लाइफ आजकल पिक्चर रे। लॉकडाउन तुझको समझा टॉर्चर, निकला तू तो टीचर रे। शुक्रिया लॉकडाउन ये सिखाने के लिए क्यों बिमला से साबुन प्लेट्स पर कभी कभार छूट जाता होगा। हर कप संभाल कर रखने पर भी हाथ से फिसलकर टूट जाता होगा। कि जूठे बर्तनों सी गलत फहमियां बीच बीच में साफ होनी चाहिए। इकट्ठा हूं इससे पहले ही कुछ रंजिशें भी माफ होनी चाहिए। शुक्रिया ये समझाने के लिए कि किस साहस से सफाई वाला रोज दूसरों का कूड़ा उठाता होगा। घर बैठे हम आराम से वो इसेंशियल सर्विस में आता होगा। वो नीचे वाली परचून दुकान जिसको एलएस समझ के इग्नोर किया, उसी ने झोली भर दी अनाज से। सारे एप्स ने जब मुंह फेर लिया। बाहर की जगमग इतनी थी कि झांकना भूल गए थे भीतर रे। लॉकडाउन तुझको समझा टॉर्चर, निकला तू तो टीचर रे। शुक्रिया लॉकडाउन यह याद दिलाने के लिए कि जरूरत के लिए जो काफी हर घर में वो 10 पैकेट है, पर जरूरत और ख्वाहिश का फर्क ही शायद सुपरमार्केट है। कि जिन खुशियों के पीछे घर छोड़कर रोज भागते रहे, वो खुशियां तो घर वालों से थीं जो बस कुछ पल संग मांगते रहे। जो इत्मीनान ढूंढते रहे एक वेकेशन यूके, पेरिस, रोम में। बच्चों संग जब खेला लूडो
समझे खुशी वही जो होम में। जरूरतें तो सारी कंट्रोल में, बस ख्वाहिशों का भागे मीटर रे। लॉकडाउन तुझको समझा टॉर्चर, निकला तू तो टीचर रे। शुक्रिया दुनिया को याद दिलाने के लिए कि बड़ी बड़ी मिसाइल रखना किसी मसाइल का हल नहीं। हॉस्पिटल्स की है असली ताकत, वेपन्स में कोई बल नहीं। खिल के कुदरत करे इशारे, सुधरने का है पल यही। आज ना संभले तो शायद फिर अपना भी कोई कल नहीं। देश जो बनते थे फन्ने खां, हारे नन्हे अनदेखे क्रीचर से। लॉकडाउन तुझको समझा टॉर्चर, निकला तू तो टीचर रे। नमस्कार। अब साइबर अपराध देशों के सामने नई चुनौती। आखिर कितना तैयार है भारत? हम जितनी तेजी से डिजिटल दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं, उतनी ही तेजी से साइबर अपराध की संख्या में वृद्धि हो रही है। कोरोना के समय में ऑस्ट्रेलिया की संचार प्रणाली पर बुरा असर हुआ है। संचार प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगता है। इसी बीच अब साइबर विशेषज्ञों ने भारत में भी एक बड़े साइबर हमले की आशंका व्यक्त की है। सरकार ने व्यक्तियों और व्यवसायों के खिलाफ बड़े पैमाने पर साइबर हमले के खिलाफ चेतावनी दी है, जहां हमलावर व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी के लिए कोविड के तहत एकत्रित किए गए डाटा को चोरी कर सकते हैं। भारत की साइबर सुरक्षा नोडल एजेंसी के सलाहकार चेतावनी जारी की है कि संभावित साइबर हमले सरकारी एजेंसियों, विभागों और व्यापार निकायों का टारगेट कर सकते हैं, जिन्हें सरकारी वित्तीय सहायता के संवितरण की देखरेख करने को सौंपा गया है। हमलावरों से स्थानीय अधिकारियों के बहाने दुर्भाग्यपूर्ण ईमेल भेजने की आशंका है, जो सरकार द्वारा वित्त पोषित कोविड-19 समर्थन पहल के प्रभारी है। जानकारी के अनुसार साइबर हमलावरों के पास 2 मिलियन ईमेल आईडी होने की आशंका है और ऐसे समय लुभावनी है ईमेल भेजने की योजना बना रहे हैं। भारत में पूर्व में भी साइबर हमले होते रहे हैं। उदाहरण के लिए वर्ष 2016 में बैंक खाता धारकों के 3.2 मिलियन डेबिट कार्ड की व्यक्तिगत जानकारी का लीक होना और उनका डाटा चोरी होना भारत में एक बड़ा साइबर हमला था। वर्तमान में साइबर सुरक्षा रणनीति राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अभिन्न अंग बन गया है। इसका प्रभाव क्षेत्र किसी देश के शासन, अर्थव्यवस्था और कल्याण के सभी पहलुओं को कवर करने में सैन्य प्रभाव व उसकी महत्ता से किसी भी प्रकार से कम नहीं है। आज के समय में इंटरनेट का उपयोग लगभग हर क्षेत्र में किया जाता है। इंटरनेट के विकास और इससे संबंधित लाभों के साथ साइबर अपराधों की अवधारणा भी विकसित हुई है। हाल के दिनों में साइबर हमले बढ़ने के खतरे ज्यादा है। देश में धोखाधड़ी के कॉल से लेकर मालवर्स तक बढ़ती साइबर अपराध बैंकिंग सिस्टम को एक ठहराव में ला सकते हैं। वर्तमान समय में वित्तीय धोखाधड़ी के बढ़ते खतरे की जांच के लिए साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाने की जरूरत आन पड़ी है। साइबर सुरक्षा आज बहुत ज्यादा जरूरी है। जब देश एक कैशलेस समाज और डिजिटलीकरण की दिशा की ओर बढ़ रहा है। कोरोना के इस दौर में जब अधिकांश कार्य ऑनलाइन लेन देन और कैशलेस हो रहे हैं, तब भारत में साइबर सुरक्षा को गंभीरता से लेना सर्वोपरि है। सुरक्षा एक चुनौती है, क्योंकि निजता एक मौलिक अधिकार है और साइबर अपराधों में वृद्धि से निजता उल्लंघन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता गरिमा खो सकती है। साइबर सुरक्षा आज साइबर कानून का एक महत्वपूर्ण कानून बन गया है। वैसे भी भारत सरकार ने देश को डिजिटल अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है। तकनीकी पहल और परिवर्तन की दिशा में भारत को आगे बढ़ाने के लिए आधार, मेगाओं, गवर्नमेंट ई मार्केट, डिजी लॉकर, भारत नेट, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया और स्मार्ट सिटीज शुरू करने के से लेकर कई पहलों का भविष्य अब डिजिटलीकरण पर निर्भर है।
वर्तमान समय में वित्तीय धोखाधड़ी के बढ़ते खतरे की जांच के लिए साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाने की जरूरत आन पड़ी है। भारत में यह जरूरी है कि साइबर नेटवर्क, सॉफ्टवेयर और साइबर फिजिकल सिस्टम और प्लेटफॉर्म साइबर सिक्योर हो। इसके लिए लोगों, नीतियों और प्रौद्योगिकी के साथ साथ मजबूत सार्वजनिक निजी भागीदारी के विवेकपूर्ण मिश्रण की आवश्यकता है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उत्पादों पर निर्भरता और कमजोरियों की पहचान करने में हमारी अर्थ समर्थता एक प्रमुख साइबर सुरक्षा जोखिम है। इस क्षेत्र में आवश्यक विभिन्न सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से संबंधित तकनीकी पहलुओं को समझने के लिए भारतीय सैन्य बलों, केंद्रीय पुलिस संगठनों, कानून एजेंसियां, प्रवर्तन एजेंसियों में कुशल लोगों का अभाव है। इसके अलावा कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी आधुनिक तकनीकी की समझ रखने वाले पेशेवरों की कमी है। कई विशेषज्ञों के अनुसार आज देश को वर्तमान में कम से कम 3 मिलियन साइबर सुरक्षा पेशेवरों की आवश्यकता है। सरकार और निजी क्षेत्र को संयुक्त रूप से साइबर सुरक्षा को अपनी सुरक्षा और जोखिम प्रबंधन योजना में कुछ प्राथमिकता देनी होगी। भारत में यूरोपीय संघ की तरह सामान्य डेटा संरक्षण विनियम या अमेरिका का क्लेरिफाइंग लॉ फुल ओवरसीज यूज ऑफ डेटा की तरह सक्रिय साइबर डिफेंस का अभाव है। संयुक्त राज्य अमेरिका, सिंगापुर और ब्रिटेन में साइबर स्पेस के क्षेत्र में कार्य करने वाला एक ही संगठन है, जबकि भारत में कई केंद्रीय निकाय हैं जो साइबर मुद्दों से निपटते हैं। इसलिए प्रत्येक निकाय में एक अलग रिपोर्टिंग संरचना होती है, जिससे विनियामक संगठनों की कार्य प्रणाली में एक रूपता का अभाव नजर आता है। भारत में हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर साइबर सुरक्षा उपकरणों में स्वदेशीकरण का अभाव है। ये भारत के साइबर स्पेस को साइबर हमले से निपटने में दुर्बल कर देता है। आज भारत में सोशल मीडिया सूचना के प्रसार का एक शक्तिशाली उपकरण बन रहा है, जिससे भ्रामक समाचार तेजी से फैलते हैं जो साइबर सुरक्षा को खतरा उत्पन्न करते रहते हैं। सरकार और निजी क्षेत्रों को संयुक्त रूप से साइबर सुरक्षा को अपनी सुरक्षा और जोखिम प्रबंधन योजना में कुछ प्राथमिकता देनी होगी। साइबर जागरूकता का प्रसार होना चाहिए और बहुहितधारक दृष्टिकोण होना चाहिए। तकनीकी इनपुट, कानूनी इनपुट, कानून प्रवर्तन प्रणालियों को मजबूत करना होगा, बेहद जरूरी है। भारत में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन, कंप्यूटर आपातकालीन प्रक्रिया दल और राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वय केंद्र जैसे संस्थान सभी टीम भावना से उचित कार्य कर रहे हैं, लेकिन वे कुशल श्रम शक्ति और उचित समन्वय की कमी से पीड़ित है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और एनसीसी को विभिन्न संस्थानों के बीच बहुत आवश्यक तालमेल लाने और साइबर सुरक्षा के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण का काम करने के लिए मजबूत किया जाना चाहिए। केंद्रीय विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों, उद्योग संघों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों सहित अन्य शैक्षिक संस्थानों को साइबर सुरक्षा को पाठ्यक्रम को शामिल करना चाहिए। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद। বিহারে বেরিয়েছিলেন। নৌকার অন্য যাত্রীদের মধ্যে ছিলেন একজন তান্ত্রিক। কুকুরটি জীবনে কখনো নৌকায় চড়েনি, তাই সে কেবলই ছটপট করছিল আর তিড়িং বিড়িং করে লাফালাফি করে বাকি যাত্রীদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। কুকুরের লাফালাফি নিয়ে যাত্রীদের আতঙ্ক লক্ষ্য করে মাঝিরাও ভয় পেয়ে গেলেন যে এই বুঝি নৌকা ডুবল। কুকুরটা যদি লম্ফজম্ফ বন্ধ না করে তাহলে নিজেও ডুববে আর বাকিদেরও ডোবাবে। কিন্তু কুকুরের স্বভাবই যদি অশান্ত হয় তবে তাকে শান্ত করবে কে?
পরিস্থিতি দেখে রাজাও চিন্তায় পড়ে গেলেন। তবে এই অবস্থার কোনো সমাধান তাঁরও মাথায় এলো না। তান্ত্রিকটি দূর থেকে গোটা ব্যাপারটা লক্ষ্য করছিলেন এবং একটা কুকুরকে নিয়ে এতজনের দুরবস্থা দেখে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন। তিনি রাজাকে বললেন, মহারাজ, যদি আজ্ঞা দেন এই অস্থির কুকুরটিকে আমি ভিজে বিড়ালের মতো শান্ত করে দেব। রাজাও সঙ্গে সঙ্গে অনুমতি দিয়ে দিলেন। এরপরে তান্ত্রিক এবং মাঝিরা মিলে কুকুরটিকে ধরে তুললেন এবং সোজা নদীর জলে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। জলে ভেসে থাকার জন্য কুকুরটি পাগলের মতো হাত পা নেড়ে সাঁতার কাটতে লাগলো। সত্যিকারের মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে বাঁচার জন্য আপ্রাণ সংগ্রাম করতে হচ্ছিল তাকে। এভাবে কিছুক্ষণ চলার পর তান্ত্রিক আবার কুকুরটিকে জল থেকে টেনে তুলে নৌকার উপর বসিয়ে দিলেন। কুকুরটি গা থেকে জল ঝেড়ে চুপচাপ এক কোনায় গিয়ে বসে রইল। নৌকার দুলুনি, যাত্রীদের কোলাহল, কোনো কিছুতেই আর কুকুরটির মধ্যে কোনো রকম ছটপটানি দেখা গেল না। যাত্রীরা অবাক, মাঝি অবাক, এমনকি রাজা নিজেও অবাক। রাজা তখন তান্ত্রিককে প্রশ্ন করলেন, মাত্র কয়েক মুহূর্তের মধ্যে কুকুরের স্বভাবে আমূল পরিবর্তন, এটা কিভাবে সম্ভব? তান্ত্রিক জানালেন, প্রতিটি প্রাণী একরকম। যতক্ষণ না কেউ নিজে বিপদে পড়ছে ততক্ষণ সে বিপদের গুরুত্বটা বোঝে না। যেই আমি কুকুরটাকে জলে ফেলে দিলাম, অমনি সে উপলব্ধি করল আসল বিপদ জলে, আর নৌকোটা হলো বাঁচার উপায়। ওই কুকুরটার মতোই যারা ভাবছে করোনা হয়েছে সামান্য কয়েকজনের, এতে আমার কি? ওদেরকে একবার চেয়ে মিতালি ইরানের মতো দেশে ফেলে দেওয়া হোক, তাহলেই লকডাউন কেন পালন করা উচিত বুঝতে পারবে। ঘরের মধ্যে ভেজা কুকুর হয়ে বসে থাকবে যারা অকারণ লকডাউন ভাবছে তাদের জন্য। প্লিজ বন্ধুরা, আপনারা বাড়িতেই থাকুন, তাহলে সংক্রমণটা অন্তত কম হবে। নিজে বাঁচুন, অন্যকে বাঁচতে দিন। वो जो मजदूर थे कितने मजबूर थे, वो जो मजदूर थे कितने मजबूर थे, किस कदर दर्द में नींद में चूर थे, नींद और मौत का ऐसा रिश्ता जुड़ा, नींद और मौत का ऐसा रिश्ता जुड़ा, चीखती रेल की पटरियां रह गईं, सुबह बिखरी वही गठरियां रह गईं, कुछ फटी धोतियां पगड़ियां रह गईं, नींद और मौत का ऐसा रिश्ता जुड़ा, चीखती रेल की पटरियां रह गईं। जाने कैसी थकन ओढ़ कर सो गए, कि जाने कैसी थकन ओढ़ कर सो गए, जाने कैसी थकन ओढ़ कर सो गए, जाने किस ख्वाब के शहर में खो गए, जाने किस ख्वाब के शहर में खो गए, नींद से आखिरी नींद जिस दम मिली, नींद से आखिरी नींद जिस दम मिली, घुट के सीने में कुछ हिचकियां रह गईं, चीखती रेल की पटरियां रह गईं, घुट के सीने में कुछ हिचकियां रह गईं। पेट और भूख ही के लिए था सफर, पेट ही उनको
उनको फिर ले चला उनके घर, पेट ही उनको फिर ले चला उनके घर। उनकी फरियाद पहुंची न दिल्ली तलक, उनकी फरियाद पहुंची न दिल्ली तलक। चंद बिखरी हुई रोटियां रह गईं, चीखती रेल की पटरियां रह गईं। चंद बिखरी हुई रोटियां रह गईं। जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है, ऐसे सैकड़ों मंजर हमारी आंखों के सामने हैं, जब एक साथ कहीं भूख से, कहीं एक्सीडेंट से, कहीं रेल की पटरियों पर कट के जो ये लोग मर जा रहे हैं। यही तो भारत है, इन्हीं से मिलकर तो भारत बनता है। कि पत्थरों पर लहू ही लहू रह गया, पत्थरों पर लहू ही लहू रह गया। खून बिखरा हुआ चार सू रह गया।